पेशे से मैं एक टीचर हूं और यहाँ की एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स पढ़ाता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। जब से मुझे पता लगा है कि मेरी माँ को कैंसर है और मुझे उनका इलाज करवाना होगा, तब से मेरी दुनिया बदल चुकी है। मेरे पास जमा पूंजी है ही नहीं और डॉक्टर ने कहा है 15 लाख में पूरा काम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा है ही नहीं। इसीलिए मैंने अपने जितने भी जानने पहचानने वाले थे उनसे रुपए उधार मांगने शुरू कर दिए। और तब मुझे पता लगा, जो कहते हैं ना, तुझे कोई मुसीबत हुई तो हमें बताना। जब आप बताते हैं तो वो कुछ नहीं करते बल्कि मुंह मोड़ लेते हैं, बस दिखावा करते हैं। और ये दुनिया दिखावे की है, मैंने समझ लिया। मैं भीख मांगने को भी तैयार था, उनके पैर पकड़ने को भी तैयार था। किसी तरह से 15 लाख का इंतजाम हो जाए, मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाए जिसमें कुल 15 लाख का खर्च होगा और फिर मेरी माँ को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर देर होती चली गई, वो सेकंड स्टेज में है, उसके बाद शायद उन्हें बचाना असंभव हो जाए। इसीलिए सबसे भीख मांगी मैंने और 2 लाख रुपए का ही इंतजाम कर पाया। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के आगे भी हाथ जोड़े थे मैंने कि जी कुछ भी कर दीजिए, मुझे उधार दे दीजिए, पूरी जिंदगी मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा, इतने रुपए तो तुम कमाते ही नहीं, पूरी जिंदगी लगाओगे तब भी रुपए पूरे नहीं कर पाओगे। नजरें झुक गई मेरी और मैं सोच रहा था अब मैं क्या कर सकता हूं। मैंने प्रिंसिपल से झगड़ा किया। उस दिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बारिश की बूंदें मुझ पर भी पड़ रही, मेरे आंसू भी बारिश में बहे जा रहे थे। रोता रोता मैं घर आ रहा, लेकिन पास में जब बिजली गिरी तो मैं डर गया। एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था। फिर बारिश तो मुझ पर नहीं पड़ रही, मैं फिर भी भीग रहा था। आंसू बहे जा रहे। कभी तो आसमान की तरफ देखता और सोचता, घर की तरफ बढ़ता हूं ना, डरने की क्या बात है, बिजली ही गिर जाएगी, उससे क्या होगा, मैं मां से पहले मर जाऊंगा। लेकिन तभी भागा भागा एक और आदमी इस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखकर वो कहने लगा, अरे विष्णु सर आप? मैंने कहा, जी आप मुझे जानते हैं? उसने कहा, हाँ मैं आपको जानता हूं, भले ही आप मुझे नहीं जानते। मैंने उससे बात की, जी आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी किस्मत है कि मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूं। मैंने कहा, जी मैं पहले ही एक स्कूल में पढ़ाता हूं और कोई काम कर नहीं सकता। उसने कहा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, देखो 6 महीने तुम्हें वो काम करना होगा, वहां पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही है और तुम्हारी मां को जो कैंसर है उसका इलाज मैं करवाऊंगा। चलो मेरे साथ, किस अस्पताल में तुम्हारी मां भर्ती है, सीधा वहीं चलते हैं। मैं हैरान था, मैंने उस आदमी को जिंदगी में पहली बार देखा था। वो भले ही मेरे बारे में जानता था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो सीधा पॉइंट की बात कर रहा। मुझे वो अस्पताल में लेकर गया और नर्स को वो कहने लगा, ये रहा मेरा कार्ड, महीने का जितना भी बिल आएगा मैं वो बिल पे करने को तैयार हूँ। पहले कीमोथेरेपी के कुछ सेशन चलेंगे, फिर ऑपरेशन होगा, बाद में भी कीमोथेरेपी होगी, फिर रेडियोथेरेपी होगी और इस तरह से इम्यूनोथेरेपी से तुम्हारी माँ को सही से बचा लिया जाएगा। उसका पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। मेरी आंखों में एक उम्मीद आ गई थी। पहले तो मुझे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक उम्मीद आंखों के सामने नजर आई तो मैंने बिना सोचे कह दिया, सर आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। तब उसने कहा, फिर बात नहीं बनेगी, जो कहूंगा वो नहीं करना है, जो तुम करते ही आए हो वही करना है। मैंने कहा, जी सर मैं समझ नहीं रहा। उसने कहा, बच्चों को पढ़ाना है और कुछ मत करना, मैं कोई गलत काम नहीं कहूंगा। स्कूल थोड़ी अजीब जगह पर है, तुम्हारी मां का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। 6 महीने तुम्हें स्कूल के पास रहना होगा, तुम्हें एक छोटा घर दे दिया जाएगा, वहां से निकलना है, स्कूल में जाना है, पढ़ाना है, वापस आना है। थोड़ी मुश्किल होगी, 6 महीने तुम्हें ऐसा लगेगा तुम जेल में हो, लेकिन तुम्हारी मां बच जाएगी। वैसे भी तुमने कहा था ना तुम कुछ भी करने को तैयार हो, ये काम थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा, सर मुश्किल नहीं है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है और मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, मुझे और क्या चाहिए, वहाँ रह लूँगा मैं,
पहले भी तो एक हॉस्टल में रहा था, बहुत ज्यादा दूर था, अकेला रहा था, तो वहां भी रह सकता हूं। तब उस आदमी ने कहा, काम थोड़ा मुश्किल है, बच्चे अड़ियल होंगे, तुम्हें संभालने होंगे। मैंने कहा, जी जैसे भी बच्चे हों मैं पढ़ा लूंगा उन्हें। फिर उस आदमी ने कहा, बाकी छोटी मोटी शर्तें हैं, काम कैसे करना है वो सब कुछ तुम्हें वहां समझा दिया जाएगा। देखो मना मत करना, बड़ी सिफारिश से मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं, वहां जाकर मुकर मत जाना। मैंने कहा, सर मुकर ही नहीं सकता, मैं वादा करता हूं ये काम मैं पूरा करूंगा। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने क्यों, मैं बाद में भी करने को तैयार हूं। तब उस आदमी ने कहा, देखो 6 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 6 महीने के बाद वो तुम्हें रखना चाहते हैं या नहीं ये उन पर निर्भर होगा। अब मैनेजमेंट का फैसला मैं नहीं ले सकता, छोटी सिफारिश जरूर चला सकता हूं। अब मेरे साथ चलो। उस आदमी ने बाहर गाड़ी लगाई हुई थी, हम गाड़ी में बैठे और फिर वो आदमी कहने लगा, सामान की कोई खास जरूरत नहीं है, सारा सामान तुम्हें वहां पर मिलेगा, जो कपड़े डालने हैं वो भी वहीं पर मिलेंगे, खाना मिल जाएगा, पहनने के लिए नहाने के लिए हर चीज वहां पर मौजूद है, तुम्हें घर से कुछ नहीं लेकर जाना है। हाँ कुछ चीजें ऐसी हों जिसके सिवा तुम रह नहीं सकते, कोई दवाई, फिर तुम बता सकते हो। मैंने कहा, नहीं सर मैं चलने को तैयार हूं, आपने तो पूरा काम कर दिया। फिर वो आदमी मुझे बहुत दूर लेकर आया, वो तो गाड़ी चलाए जा रहा था, जंगल के बिल्कुल बीच में ले आया। मैं देखता रह गया, ये कैसी जगह है, पहाड़ियों के बीच, यहां तो दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, और ये आदमी तो स्कूल की बात कर रहा था। मुझे लगा था कोई बड़ा स्कूल होगा, इंटरनेशनल स्कूल होगा, तभी तो इतनी तनख्वाह ये दे रहे हैं, लेकिन यहां तो कोई स्कूल नहीं है। एक तरफ उसने गाड़ी लगाई और फिर एक पगडंडी से चलकर नीचे उतरने को कह रहा, चलो चलो रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पगडंडी पर चल रहा और उस आदमी को कह रहा, सर आप पक्का यहां पर मुझे लेकर आए हैं, यहां कोई स्कूल हो सकता है? उसने कहा, तुम हैरान हो जाओगे, कोई यकीन नहीं करता, तुम्हें भी यकीन नहीं होगा, बस चलो जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं। वहां पेड़ों की एक दीवार थी, उस पेड़ों की दीवार के पार मुझे एक बहुत ही साफ सुथरा अच्छा स्कूल नजर आया। यह पुरानी इमारत थी। उस इमारत को देखकर ऐसा लग रहा कि कम से कम 100 साल पुराना स्कूल होगा। बेहतरीन आर्किटेक्चर से बनाया गया वो स्कूल, और आगे ईंटों का इस्तेमाल खूबसूरत तरीके से किया गया। वहां बड़ा सा एक गार्डन बनाया गया था, फूल भरे पड़े थे, लेकिन एक भी बच्चा मुझे नजर नहीं आ रहा। वहां पर कुछ टीचर थे, मुझे उन टीचर से मिलवाया गया और मैंने किसी भी एक टीचर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। हर कोई मुझे देखकर बस घूर ही रहा था। जिसके बाद मुझे प्रिंसिपल की रूम में भेजा गया। मैं प्रिंसिपल से मिला और ऐसा अजीब इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उस प्रिंसिपल की उम्र देखने में ऐसी लग रही जैसे वो 50 साल का हो, लेकिन चेहरे की जो चमड़ी थी पूरी तरह से सूखी थी और बिल्कुल सफेद, जैसे उसमें खून हो ही ना। सामने बैठा, हाव भाव भी उसमें बिल्कुल नहीं थे। भले ही बीच बीच में वो मजाकिया बात करता, लेकिन मुस्कुराता तो बिल्कुल नहीं, मजाक कर रहा था। आओ बैठो, तुम्हारे पंख नहीं है, तुम उड़ नहीं सकते, तो तुम बैठोगे ही। ऐसे मजाक करता, लेकिन हंसता तो था ही नहीं, जैसे कोई मशीन हो। मुझे लगा पता नहीं ऐसी जगह पर कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं, और वैसे भी प्रिंसिपल पर बोझ बहुत ज्यादा होता है तो उनका थोड़ा दिमाग तो हिल ही जाता है। फिर उसने मुझे कुछ नियम समझाए जो यहां पर मुझे मानने होंगे, और उसने कहा कि तुम्हारा चुनाव पहले ही हो चुका है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलता है, तुम्हें बच्चों को पढ़ाना होगा। वैसे तुम किस में माहिर हो? मैंने कहा, जी मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूं। अगर 8वीं कक्षा से कम के बच्चे हैं तो मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूं, फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूं। कह सकते हैं 8वीं कक्षा से कम वालों को मैं सब कुछ ही पढ़ा सकता हूं। उसने कहा, नैतिक शिक्षा पढ़ा सकते हो ना? अब यहां जरूरत ही नैतिक शिक्षा की है,
क्या करना है, कैसे करना है, सभ्य कैसे बनना है, और अगर सभ्य नहीं बने तो सजा मिलेगी, ये सब कुछ तुम कर सकते हो ना। मैंने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नैतिक शिक्षा तो बहुत आसान है, साथ में मैं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ। उसने कहा नहीं, बाकी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, नैतिक शिक्षा के अध्यापक की ज़रूरत है, तो तुम्हें नैतिक शिक्षा पढ़ानी होगी। अब एक और नियम है कि हम दिन के वक्त नहीं पढ़ाते, हम रात के वक्त पढ़ाते हैं। दिन के वक्त तुम आराम करना, जब रात के 8 बजे अंधेरा हो जाए तो तुम्हें यहाँ पहुँचना है, फिर पूरी रात क्लास लेनी है। जैसे ही सुबह रोशनी निकलने वाली होगी तुम घर जा सकते हो। अब पीछे कई घर बने हुए हैं, ये क्वार्टर्स ही हैं, वहाँ पर अपनी पसंद के किसी घर में रहना शुरू कर दो। मुझे बड़ा अजीब लगा, दुनिया में पहली बार ऐसा स्कूल देखा जो रात के वक्त ऑपरेट करता था। बच्चों को रात के वक्त नींद भी तो आती होगी। मैंने कहा जी रात को बच्चे कैसे जागते होंगे। उसने कहा तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब बच्चे जाग जाते हैं। वैसे भी छोटे बच्चे कौन सा सोते हैं, रोते रहते हैं, रात को ही तो जागते हैं। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा, कुछ तो अजीब था उसमें, लेकिन इस नौकरी से मेरी माँ का इलाज होने वाला था, तो नजरें झुकाकर मुझे चुपचाप ये काम करना था। दोपहर का वक्त था, फिर मैं स्कूल से बाहर निकला और मुझे 5 नंबर क्वार्टर में मुझे 5 नंबर घर मिल चुका था। 2 कमरे थे, एक किचन, एक बाथरूम और हॉल में एक छोटी लाइब्रेरी सी बनी हुई। हर एक घर में ढेर सारी किताबें, और क्या चाहिए था, टीवी भी लगा हुआ था। मैं दिन भर मनोरंजन कर सकता था खुद का। ठीक है जगह, बाहर गार्डन बना है, मुझे घूमना पसंद है और बच्चों के साथ कभी कभी खेल भी लिया करूंगा। दिन का वक्त था तो प्रिंसिपल ने कहा था आराम कर लेना, रात के 8 बजे तैयार रहना, नैतिक शिक्षा कौन से कमरे में पढ़ानी है फिर मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा, बाकी किसी अध्यापक से बात मत करना, सभी नक चढ़े हैं, लेकिन तुम मुझे पसंद हो, तुम खूबसूरत हो ना, लड़की होता तो तुमसे शादी कर लेता। बड़े अजीबोगरीब मजाक करता था वो आदमी। मैंने आराम किया और रात के 7 बजे के करीब मैं तैयार हो गया और 8 बजे प्रिंसिपल मुझे एक बड़े हॉल में लेकर गया। वहां पर करीबन 70 बच्चे थे। मैं बाकी बच्चों की आवाज सुनना चाहता था, लेकिन जितने भी कमरे थे सबके दरवाजे बंद, और यहाँ इस स्कूल में गलियारे ऐसे बने थे जैसे बाहर से किसी खास कमरे में जाने के लिए एक अलग गलियारा। एक क्लास का बच्चा किसी दूसरे क्लास के बच्चे से जैसे मिल भी ना सकता हो। अब यहाँ हॉल से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता था, घुमावदार सुरंग की तरह, और सीधा बाहर वाले दरवाजे के पास। मैं 8 बजे अंदर घुसा था और अब तो सुबह के वक्त ही बाहर निकलूंगा, बाकी बच्चों से तो मिल भी नहीं सकता। बड़ा अजीब डिजाइन है यहाँ पर तो। लेकिन अब बच्चे मेरे सामने और सभी के सभी बच्चे स्तब्ध, डरे हुए, घबराए हुए, और सभी बच्चे मुझे 7वीं या 8वीं कक्षा वाले ही लग रहे, बड़े कमजोर से। सबके कपड़े बहुत ज्यादा ढीले थे, ऐसा लग रहा जैसे सभी कुपोषण का शिकार हों। पहला दिन बड़ा अच्छा निकला, या मैं कहूं पहली रात बड़ी अच्छी निकली। 6 घंटे मैंने उनकी क्लास ली और प्रिंसिपल 2 बार वहां पर आकर गए और फिर मुझे कहने लगे, अरे पहले ही दिन सब कुछ पढ़ा देना है, ये जो किताब है सिर्फ इसके अंदर जो है वही नहीं पढ़ाना है, तुम्हें लेक्चर देना होगा जैसे कॉलेज में दिया जाता है ना। लिखवाओ कुछ ना, चाहे एक भी शब्द तुम पूरे 6 महीने में ना लिखवाना, लेकिन इन्हें समझा देना नैतिक शिक्षा क्या होती है, सभ्य समाज में कैसे रहा जाता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। फिर उस प्रिंसिपल ने मुझे एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कैसे पढ़ाया जाता है। खड़े हो जाओ बच्चों। सब बच्चे खड़े हो गए। फिर प्रिंसिपल ने कहा, तो बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में चाकू है, एक तरफ एक सब्जी पड़ी है, दूसरी तरफ एक आदमी है जिस पर तुम्हें बहुत गुस्सा है, बताओ चाकू से क्या काटोगे? एक बच्चे ने कहा, अगर वो बुरा इंसान है तो उसका सर काटेंगे।
मैं भी देखता रह गया। ये कैसे बच्चे हैं? पागल हैं क्या? है ऐसे कौन बोलता है? फिर उस प्रिंसिपल ने कहा, तुम मेरे कमरे में आओ, निकलो निकलो जल्दी, तुम्हें लगता है पनिशमेंट देनी होगी, पहले भी तुम ऐसी हरकत कर चुके हो, चलो। उसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो चल रहा। किसी से वो बहुत ज्यादा डर रहा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि रोने की आवाज ना सुनाई दे, और वो प्रिंसिपल उसकी तरफ घूरने लगा था, लेकिन हाव भाव बिल्कुल नहीं थे। स्तब्ध, न गुस्सा नजर आता न हंसी नजर आती। वो बच्चा उस गलियारे से निकलकर बाहर गया और मैंने प्रिंसिपल को कहा, सर मैं देख लूंगा खुद ही, अब धीरे धीरे बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चे मासूम होते हैं, सीधे उन्हें सजा नहीं दी जाती सर, थोड़ा मैं कोशिश करूं। प्रिंसिपल ने कहा, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, तुम्हारा अलग है, तभी तो तुम्हें हायर किया गया है। अब जैसे तुम पढ़ाना चाहते हो तुम पढ़ाओ, लेकिन तुम समझ गए हो ना, तुम्हें इसी तरह से पढ़ाना होगा, जो किताब में है वही नहीं, खुद के तरीके इजाद करो। इन्हें सभ्य बनाना है, सभ्य समाज में कैसे रहना है। ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद भी इनसे पूछो सब्जी काटनी है या सर, ये जवाब दें सर। समझ गए ना? मैंने कहा, जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया। फिर वो प्रिंसिपल वहां से बाहर गया। मैंने वो किताब खोली। वो जो किताब थी ना, उसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों से लिखा गया था, यानी वो किताब छपी हुई नहीं थी, किसी ने अपने हाथ से लिखा था, और कई शब्द तो समझ में भी नहीं आ रहे। मैं सोच में पड़ा हुआ, ये कैसा स्कूल है? ये स्कूल कहाँ से मान्यता प्राप्त लगता है? मुझे तो लगता है ये झोला छाप स्कूल है, लेकिन इतने बच्चे हैं, कमाल की बात है। चलो कोई बात नहीं, मेरी माँ बच्चे की 6 महीने हैं, निकाल लूंगा, कोई बात नहीं। फिर मैं उन बच्चों को समझाने लगा, तो बच्चों एक एक करके अपना नाम बताओ। वो बच्चे अपना नाम बता रहे थे, और उन बच्चों के नाम भी अजीब। उम्र उनकी बहुत कम थी, 7वीं 8वीं कक्षा के वो बच्चे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि ये कक्षा कौन सी है। पूछा मैंने, ये 7वीं है, 8वीं है, 6ठी है, कौन सी है? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, हम स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में नहीं पढ़ते। फिर उनके जो नाम थे वो बूढ़े बुजुर्गों वाले नाम। बच्चों के नाम तो लग ही नहीं रहे, ये मॉडर्न नाम नहीं थे, पुराने जमाने वाले नाम। 6 घंटे तक मैंने उन बच्चों को पढ़ाया, और मैंने इससे ज्यादा अनपढ़ बच्चे कभी नहीं देखे थे। उन्हें सही से समझ आ ही नहीं रहा। कुछ तो ऐसे बता रहे कि मुझे बच्चों को मारने में अच्छा लगता है, पीटने में अच्छा लगता है। कुछ बच्चे कह रहे कि मैं कई बार किसी के खाने में जहर डाल देता हूं। मैं नैतिक शिक्षा सिखा रहा था, ये तो मुजरिम लग रहे। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता ये स्कूल किसका है, प्रिंसिपल से मुझे बात करनी होगी। 6 घंटे बीत चुके थे। अभी कह सकते हैं 3 से 4 बजे का समय था। अभी अंधेरा था, लेकिन स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी। सभी बच्चों को घर जाने के लिए कह दिया गया। उसी गलियारे से जब मैं बाहर निकला, ये बच्चे भी वैन में बैठ रहे थे। स्कूल वैन बहुत पुरानी लग रही, जंग खाई हुई वो पुरानी वैन चल भी पाती होगी या नहीं मुझे नहीं पता था। ऐसी 8 से 10 वैन थी। बाकी गलियारों से भी बच्चे निकलकर वैन में बैठ चुके थे। एक भी बच्चा शरारत नहीं कर रहा। फिर मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर की तरफ आ रहा। उस बच्चे के सर पर निशान थे, उस बच्चे की गाल पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पीटा गया हो। नीले निशान थे, और मुझसे बिना नजरें मिलाए वो सीधा जाकर वैन में बैठ गया। लेकिन मैं घबरा चुका था, मुझे डर लगने लगा। यार ये क्या, ऐसा लगता है उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पीटा गया है, कहीं उसका किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया था। मैं पहुंचा प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बिना हाव भाव वाले खुश। अरे विष्णु, आओ आओ, बड़ा अच्छा लगा, तुम काम के बाद भी मिलने के लिए आते हो। ऐसे कम लोग होते हैं, तुम अच्छे हो। हा हा हा। मैंने कहा, सर वो जो बच्चा आपने उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया था, उस बच्चे के चेहरे पर चोट लगी थी। प्रिंसिपल ने कहा, चोट लगी थी? कैसे लग गई चोट? वो तो इतनी देर से यहीं पर था। मैंने उसे कहा कान पकड़ो, खड़े हो जाओ, तो वो यहीं पर था।
देखो मैं सज़ा थोड़ी सख्त देता हूँ, अब ये छोटी मोटी गलती थोड़े ना थी, सब्जी की जगह किसी का गला काटना सही नहीं होता। मैंने कहा सर उसके शरीर पर निशान थे, कहीं उसका झगड़ा तो नहीं हुआ। तब प्रिंसिपल ने कहा नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक था, बच्चे शरारती हैं, ये बहुत ज़्यादा शरारती है, देखा ना तुमने, गलियारे से निकलते निकलते किसी से झगड़ा किया होगा तो चोट लगी होगी उसे। अब तुम्हें ध्यान देना होगा, सभ्य बनाओ इन बच्चों को, सभ्य, जितनी कोशिश कर सकते हो करो, सिखाओ क्या गलत है क्या सही है। उस दिन प्रिंसिपल ने बात बदल दी थी, तो मुझे लगा मुझे खुद पता लगाना चाहिए उस बच्चे को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। मैं बाहर निकला था, उससे पहले पहले स्कूल वैन जा चुकी थी। अब यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन टीचर सभी के सभी थे, 10 से 15 टीचर होंगे, सभी के सभी बहुत ज़्यादा अजीब। वो बस मुझे घूरते और मुझे लगा मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे बात करूँगा तो स्कूल के बारे में ज़्यादा जान सकता हूँ। मैं जैसे ही बढ़कर उनकी तरफ जा रहा था, प्रिंसिपल तभी वहाँ पर आ गए और फिर प्रिंसिपल कहने लगे थे, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? उनसे बात करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते, तुम मुझे अच्छे लगते हो। अब तुम आराम करो, घूमो फिरो, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, आज़ादी बहुत देते हैं हम। मैं घर की तरफ बढ़ रहा था, सोच भी रहा था ऐसी आज़ादी का फ़ायदा क्या, स्कूल जहाँ पर बनाया गया है यहाँ से बाहर मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ। उस आदमी ने गाड़ी इतनी दूर लगाई थी, चलकर यहाँ तक हम आए थे, और जहाँ तक वो गाड़ी लेकर भी आया था बड़ा रास्ता था, वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया, जंगली रास्ते से यहाँ तक लेकर आया। बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता, लेकिन कम से कम यहाँ हर चीज़ मिले मुझे। अब यहाँ एक छोटी कैंटीन थी, ऐसी कैंटीन जहाँ कोई सोच तक नहीं सकता हर चीज़ मिलती। कैंटीन में सिर्फ खाने पीने का ही सामान नहीं, वहाँ पर तो कपड़े भी रखे हुए थे, आपको बताना पड़ता आपको कैसे कपड़े चाहिए, और अगले दिन आपको वो भी मिलते। खाना पहले बताओ तो वैसा मिलता, चाहे आप जो भी मांग लो वो ला कर देते। मुझे जूते चाहिए थे, उन्होंने जूते ला कर दिए। मैं खुश था, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ अजीब ज़रूर लग रहा। दिन के वक्त मैं कुछ सोया, फिर मैं बाहर घूमने लगा। स्कूल देखना चाहता था कितना बड़ा है। वहाँ जो क्वार्टर बने हुए, एक में जहाँ मैं रहता भी था, काफ़ी ज़्यादा थे, 40 से ज़्यादा। स्कूल की चारदीवारी बहुत बड़ी थी, बड़ा जंगली हिस्सा भी इस स्कूल के अंदर आता था। वहाँ मुझे कुछ बंदर नज़र आए और इस चारदीवारी के अंदर मुझे एक हिरण नज़र आया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया कि उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। रात का वक्त हो चुका था, मैं क्लास में था और मेरी नज़र उसी लड़के की तरफ पड़ी जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे। अब मैं उससे पूछना चाहता था आखिर हुआ क्या है, वो मुझे बता सकता है, किसी ने मारा है ताकि मैं उन्हें समझाऊं। अब मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल ने यह किया होगा, शायद जब वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ रहा था किसी ने उस पर हमला किया होगा। मैं बाकियों को सिखाता गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे बड़े असभ्य थे, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े की बात करते, लेकिन जब मैं डांटता वो नज़रें झुका लेते। इतना था, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, कोई भी मेरी लाइन काटता नहीं था, जो मैं कहता वो चुपचाप सुनते। फिर मैंने उस लड़के को एक तरफ बुलाया और कहा, तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अब दोबारा किसी का गला तो नहीं काटोगे, सब्जी काटोगे ना? उसने कहा जी बिल्कुल, गला नहीं काटूंगा, अब से गलत नहीं करूंगा। मैंने कहा वो तो ठीक है, ये तुम्हारे जो चेहरे पर चोट लगी है, ये चोट कहाँ से लगी, किसी ने मारा क्या? वो घबरा गया, फिर कहने लगा नहीं नहीं चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूं। मैंने कहा कल ऐसा नहीं था, तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है, तुम्हारी गर्दन पर चोट लगी है, ये पूरे नीले निशान हैं, किसी ने जोरदार चीज से तुम पर वार किया है, तुम बता सकते हो ताकि उसे भी मैं सिखाऊं। मैं नैतिक शिक्षा सिखाता हूं, सभ्य बनना सिखाता हूं, तो जिसने गलती की है उसे भी सभ्य तो बनाना होगा ना। उसने कहा नहीं सर कुछ नहीं हुआ, वो डरने लगा था। मैंने थोड़ी जबरदस्ती की। मैंने फिर पूछा ये प्रिंसिपल ने किया? वो इतना डरा अपने बेंच पर जाकर बैठ गया, नीचे की तरफ आंखें कर ली उसने,
उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे जवाब मिल चुका था। लेकिन परेशानी ये थी कि मैं इस जवाब से कोई खास संतुष्ट नहीं था। अगर प्रिंसिपल ने ऐसा किया है तो क्यों किया है, मैं उनके साथ कुछ कर भी नहीं सकता। कई सवाल उठ रहे, जवाब मुझे खुद ढूंढने होंगे, ये मैं समझ चुका था। ऐसे 2-4 दिन मैं उन बच्चों को पढ़ाता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी चीज मेरे सामने आई जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वक्त दिन का ही था। 8 बजे स्कूल शुरू होने वाला था। घूमते घूमते पीछे वाले जंगली इलाके में मैं चला गया। मुझे लगा था 15-20 मिनट है, वापस में आ जाऊंगा, लेकिन वहां मैंने जली हुई आग देखी। एक लाश थी जो एक रस्सी के साथ टांगी गई थी, उल्टी, पूरी तरह से जली हुई। और फिर कराहने की आवाज आई। वो जिंदा था जो भी था, और कद काठ से साफ था। वो किसी बच्चे की लाश है। मैं डर कर भागा, बहुत तेज भागा, और भागता भागता मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में आया और उन्हें कहने लगा, सर, पीछे किसी ने बच्चे को मारा है और बच्चे की लाश को जला डाला है, चलिए मेरे साथ। प्रिंसिपल ने कहा, शांत रहो, पहले पानी पियो। मैं जब तक पानी का ग्लास खत्म करता, उसने एक टीचर को इशारा किया था, जिसके बाद करीबन 5 मिनट उसने लगा दिए कि ये मैं नोटबुक बंद कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। फिर मेरे साथ वो गया 2 टीचर और लेकर। वहाँ कोई लाश नहीं थी, नीचे काला निशान। आग के कारण निशान तो बनता है। मैंने कहा, सर, यहाँ आग लगाई होगी, उसे जलाया गया था, टांगा गया था। प्रिंसिपल ने कहा, नहीं, आग जलाई हो सकती है, बच्चे कुछ शरारती हैं, यहाँ आग जलाते हैं, बीड़ी वीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन किसी की लाश मिले ये तो बड़ी बात है। यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हम सभ्य बनाते हैं, मुजरिम नहीं बनाते। प्रिंसिपल मानने का नाम नहीं ले रहे और मैं उनसे झगड़ा कर नहीं सकता था, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। प्रिंसिपल ने कहा, चलो अब क्लास का टाइम हो गया है, देखो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारी क्लास के बच्चे बड़े अच्छे हैं, मैं देख रहा हूँ, उनमें बदलाव हो रहा है, टेस्ट भी जल्दी ही लिया जाएगा, तुम उन बच्चों को पढ़ाओ, सिखाओ। मैं क्लास में गया। अब मुझे हर बच्चे पर शक था, हर टीचर पर शक था, प्रिंसिपल पर भी शक था, लेकिन मेरी मजबूरी थी ये काम, इसीलिए मैं आवाज़ उठा नहीं सकता था, लेकिन अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ देख भी नहीं सकता था। एक एक बच्चे के करीब से मैं गुजर रहा और मैंने जो जो नोटिस किया, पहले ध्यान गया ही नहीं। कई बच्चों की उंगलियां जली हुई थी, कई के कंधों पर निशान थे, कुछ लड़कियां थी जिन्होंने लंबे बाल रखे हुए, तो गर्दन पर बड़े बड़े निशान थे, जले के, गोदने के, ऐसे खतरनाक निशान। एक लड़की की गर्दन पर गोली का निशान था, एक तरफ गोली घुसी होगी, दूसरी तरफ से निकली होगी, उसका निशान। और मुझे उसकी छाती पर भी एक निशान नजर आया, लेकिन उस लड़की ने जल्दी से शर्ट को बंद किया और मुझे भी काफ़ी अभद्र सा लगा। अरे, मैं गलत देख रहा हूँ, जबकि मैं ये देखना चाहता था कि उसके चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसने जैसे खुद को छिपाया, मैं भी थोड़ा सा घबराया। मैं सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उस दिन मैं असहज हो गया, तो मैंने खुद को रोक लिया। उस रात मैं सोचता रहा, क्लास में सही से सवाल पूछ ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे लगा किसी कमज़ोर बच्चे से सवाल तो करना होगा। इस स्कूल में चलता क्या है, मैं किसी टीचर से बात नहीं कर सकता, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लेकिन बच्चों से बात तो कर सकता हूं ना, उनके दिल में क्या है। इसे समझने के लिए मुझे किसी कमज़ोर बच्चे को ढूंढना होगा। एक लड़की थी, घबराई हुई, डरी हुई। मैंने उस लड़की को कहा, बेटा देखो, इधर आना ज़रा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, और ऐसे सवाल हैं ऊंची आवाज़ में पूछ नहीं सकता, तुम उसके जवाब देना ताकि मैं तुम्हें सभ्य बना सकूं। वो लड़की मेरे करीब आई और फिर मैंने उस लड़की को कहा, देखो, कभी कभी स्कूल में ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कष्ट देते हैं, वो बुरे होते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि मजाक क्या होता है और बुरा करना क्या होता है। मजाक तो हल्का फुल्का, जिससे दर्द ना हो, लेकिन अगर दर्द हो तो समझो सामने वाला बुरा कर रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए। बताओ तो जरा, क्या तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है?
उसने ना में सर हिलाया। फिर मैंने कहा, बेटा हाथ दिखाना अपना। उसने हाथ आगे किया। फिर मैंने कहा, बेटा देखो ये हाथ तुम्हारा कब जला था? देखने में ऐसा नहीं लगता कि बहुत पहले जला हो, अभी जला लगता है। उस लड़की ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने ना में सर हिलाया। वो बात ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने एक और बच्चे पर ट्राई किया, उसे भी चोट लगी थी। उसने भी कपड़े ऐसे पहने कि शरीर को ढका हुआ। मैंने शर्ट ऊपर की तो उसकी पूरी बाजू जली हुई थी। बाजू पर कई छेद के निशान थे। काफी ज्यादा सजा दी गई हो जैसे उसे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये स्कूल कैसा है? किसी बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? ये स्कूल में होता है या घर में होता है? पता तो लगाना होगा। इसके बाद मैं प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल मुझसे जानना चाहते थे मैं उनसे मिलने के लिए क्यों आया हूं। मैंने प्रिंसिपल को कहा, सर देखिए, मुझे काफ़ी अजीब महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। तब प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें? दिखाओ तो कौन से बच्चे ने ऐसा कहा है, मुझे बताओ ज़रा। मैंने कहा, सर किसी बच्चे ने नहीं कहा, मैंने खुद देखा। बच्चों के शरीर पर चोट लगी है। मुझे लगता है इन बच्चों को कोई टीचर बहुत ज़्यादा पीटता है। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता? प्रिंसिपल ने कहा, नहीं नहीं, देखो कभी कभी हल्की फुल्की डांट तो पड़ती ही है। अब कभी कभी छोटे डंडे से बच्चे को पीटना पड़ता है, पुराने ज़माने की तरह। अब यहाँ हल्का फुल्का तो होता ही है। कभी कभी हाथ से छड़ छूट जाती है तो कंधे पर, सर पर, हाथ पर लग जाती है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी थोड़े ना है। तुम्हें लगता है इसमें परेशानी है? मैं घबरा गया। साफ साफ प्रिंसिपल सर कबूल कर रहे थे कि हल्की फुल्की चोट लग सकती है। फिर मुझे लगा यहाँ बच्चों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। किसी को बताना होगा, और बताऊंगा कुछ ऐसे कि मेरे काम को कोई खतरा भी ना हो, क्योंकि मेरी माँ का इलाज चल रहा है। अगले कुछ दिनों तक मैं बच्चों की पहचान करता रहा, उनसे बात करता रहा, उनके बारे में जानना चाहता था। किसी बच्चे का एड्रेस बहुत ज़्यादा दूर का था, कोई यहीं का रहने वाला था, कोई विदेश का रहने वाला था। यहाँ पर इन बच्चों को लाया गया है और ऐसे सज़ा दी जा रही है। मैंने पूछा, तुम हॉस्टल में रहते हो? बच्चों ने कहा, नहीं, हम घर में रहते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने घबरा कर की थी। मैं ये जानना चाहता था बच्चों को रखा कहाँ पर जा रहा है। ये कोई हॉस्टल होगा या कोई गुप्त जगह? मुझे तो पूरा का पूरा स्कूल गड़बड़ लग रहा है। इसीलिए भले ही माँ का इलाज ज़रूरी था, लेकिन मैं किसी गलत चीज़ में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था आखिर ये बच्चे जाते कहाँ हैं। तो मुझे एक तरीका समझ में आया। अगर मैं एक स्कूल वैन में चढ़ जाऊं, छिप जाऊं, तो ये जान सकता हूं ये स्कूल वैन जाती कहां पर है। प्रिंसिपल मुझे ये जानने नहीं देगा। यहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई साफ सफाई वाला नहीं है। साफ सफाई अपने आप हो जाती है क्या? मैं अगले दिन जब सुबह होने वाली थी, स्कूल वैन यहां से निकलने वाली थी, जल्दी से स्कूल वैन में चढ़ गया। भीड़ ज्यादा थी तो किसी को पता नहीं चला। स्कूल वैन उसके बाद स्कूल से बाहर निकली और मैं सोच में पड़ा हुआ, यहां कोई पक्का रास्ता तो है ही नहीं। जैसे ही स्कूल वैन बाहर निकली थी, एक ढलान से वैन नीचे जाती हुई मुझे नजर आई, लेकिन हमारी वाली वैन रुक गई। बाकी वैन जंगल के बीच में जा रही। वहां कोई पक्का रास्ता था ही नहीं। लेकिन ड्राइवर आया, बिल्कुल सपाट चेहरा, सफेद चेहरा, जैसे उसमें खून हो ही ना। कहने लगा, आप तो टीचर हैं ना, नैतिक शिक्षा के, आप वैन में क्या कर रहे हैं? ये वैन सिर्फ बच्चों के लिए है, आपको उतरना होगा सर। मैं घबरा गया। आखिर उसे पता कैसे लगा? मैंने तो एक चादर लपेट ली थी, बाकी बच्चे भी भीड़ में थे तो मैं पीछे छिप गया। लेकिन ड्राइवर को कैसे पता लग गया? अब मुझे उतरना ही होगा। तो ड्राइवर ने कहा, सर प्लीज़ आप उतरिए, आप इस वैन में नहीं बैठ सकते, जल्दी उतरिए सर। उसने बड़े प्यार से कहा, और क्योंकि मैं पकड़ा जा चुका था, मैंने बस उससे इतना कहा, इस बारे में प्लीज़ प्रिंसिपल सर को तो नहीं बताओगे ना? उसने कहा, नहीं सर, हम किसी की शिकायत नहीं लगाते, हम शांत ही रहते हैं, बच्चों को बताएगा तो नहीं?
सब बच्चों ने ना में सर हिला दिया। मैं वैन से उतरा और मुझे ये भी लगा वो ड्राइवर भी ये बात नहीं बताएगा, ना बच्चे बताएंगे। सब राज को राज रखते हैं। किस चीज से ये इतना डरते हैं। वापिस स्कूल के अंदर आ गया था मैंने बाहर खड़ा प्रिंसिपल देखा जो मेरी तरफ देख रहा था। जैसे ही नजरें झुकाए हुए मैं करीब पहुंचा, मुझे इतना पता था कि मुझे कोई बहाना लगाना होगा। हो सकता है मेरा सच उसे पता लग जाए। फिर वो सामने से बोल पड़ा, स्कूल वैन में छिपकर बच्चों के साथ जाना चाहते थे? अच्छा मजाक करते हो। आराम कर लो, थके होगे तुम। बस इतना कहा और वो प्रिंसिपल अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। मैं सोच में पड़ा हुआ था, यहां चल क्या रहा है, और मैं सच का पता तो लगा कर ही रहूंगा। दिन के वक्त मैं स्कूल को खंगालने लगा और मुझे स्कूल में एक ऐसा कमरा मिला जो बड़ा भयानक था। उस कमरे में चाकू, छुरियां, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी थी जो कह सकते हैं किसी को टॉर्चर करने के लिए थी। एक ऐसी इलेक्ट्रिक चेयर जिसमें पुराने जमाने में सजा दी जाती थी। एक बड़ा बर्तन था जिसमें तेल था और मुझे उसमें मांस के टुकड़े भी मिले। या तो इसमें भारी मात्रा में मटन चिकन बनाया जाता होगा या किसी को तलकर मारा जाता होगा, ये भी हो सकता है। ऐसी इतनी सारी चीजें मुझे वहां पर मिली कि मैं थर थर कांपने लगा और वहां से बदबू भी आ रही थी। यानी इन चीजों का इस्तेमाल भी किया गया है, ये सिर्फ हथियार ही नहीं है। फिर मैं मेन लाइब्रेरी में गया जहां किसी को जाने दिया नहीं जाता था। मैंने वहां छिपकर पहुंचकर कुछ किताबें देखी। कुछ किताबें तो बिल्कुल ठीक थीं, कुछ किताबें बाहर से तो अलग अलग नजर आ रही, लेकिन उनके पन्ने बिल्कुल खाली थे। यानी पूरी लाइब्रेरी को ऐसे खाली पन्नों वाली किताबों से भरा गया था। सिर्फ दिखावा किया गया था कि ये एक लाइब्रेरी है। फिर मैं और चीज़ों को ढूंढने लगा। वहाँ ज़्यादा पेन थे ही नहीं, ज़्यादा नोटबुक्स नहीं थी। वहाँ पर ड्राइंग पेपर होने चाहिए या हो सकता है स्केच मार्कर, लेकिन कुछ नहीं था ऐसा। बहुत कम थे, सूखे हुए थे, यानी बाकी क्लास में उनका इस्तेमाल नहीं होता। बाकी क्लास में घूमा फिरा बोर्ड्स मिले जिसका इस्तेमाल लंबे समय से हुआ ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल साफ था। यहाँ बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है? मैं तो नैतिक शिक्षा पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता बाकी टीचर अपना काम करते होंगे। लेकिन ये सब मैंने दिन के वक्त किया। मैं किसी टीचर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। यहाँ जुर्म तो होते हैं, सजा मिलती है बच्चों को। बच्चों का शोषण हो रहा है। मैं सबूत इकट्ठा करूंगा और उसके लिए मुझे अलग अलग क्लास में जाना होगा। माँ की जिंदगी बचाना जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा बुरा करना भी गलत है। अगली रात क्लास में था मैं और मैंने कहा, 1 मिनट मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। गलियारे से निकलकर बाथरूम जाने का एक रास्ता था। अब वो एक बड़ा बाथरूम था। मैं उस बाथरूम में गया तो ऐसा लग रहा जैसे उसका इस्तेमाल होता ही नहीं। हल्की सी बदबू भी नहीं आ रही। चाहे बाथरूम को जितना भी साफ रखा जाए, हल्की फुल्की बदबू तो आती ही है, जैसे यहाँ इसका इस्तेमाल मेरी सिवा कोई करता ही नहीं। और बाथरूम में आने का रास्ता एक ही नहीं था, बाकी क्लास के लिए भी वो ही बड़ा बाथरूम बनाया गया, तो वहाँ से बाकी गलियारों में जाने का रास्ता था। मैं एक अलग गलियारे से निकलता हुआ दूसरी क्लास में गया और वहाँ जाकर मैंने देखा वहाँ बच्चे तो थे, लेकिन बिल्कुल सीधे बैठे हुए। दरवाज़ा लगा हुआ था, कांच लगा था दरवाजे पर, मैं अंदर देख सकता था और अंदर खून के छींटे थे हर तरफ। एक बच्चे को बोर्ड पर लटकाया गया था। उसके हाथ पर कीलें गाड़ी गई थी, उसकी टांगों पर कीलें गाड़ी गई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा, उसके मुंह में कोई कंटीली चीज डाली गई थी जिससे वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन क्लास से बाहर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे हाथ पांव फूल गए। ऐसा दृश्य कोई इंसान नहीं देख सकता। यहाँ पर ये सब होता है और प्रिंसिपल ये मानेगा नहीं। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मुझे पुलिस को बताना होगा। चाहे जो हो, ये चीज़ें देखी नहीं जा सकती।
मैं बाहर की तरफ भागा। मुझे डर था, अगर किसी ने मुझे देख लिया, मुझे पकड़ लिया, तो मुझे ऐसे मार दिया जाएगा। ये बच्चों को तड़पाया जाता है, इन्हें सजा दी जाती है, और ये स्कूल वाले करते होंगे। इन बच्चों को हो सकता है जेल में रखा जाता हो, तभी तो ये बच्चे दिमागी तौर पर हिले हुए हैं। ऐसी सजाएं दी जाती हैं इन्हें, मौत के घाट उतार दिया जाता होगा। सदमे में होंगे सभी बच्चे। मुझे यहां से निकलना होगा, ये तड़पा तड़पा कर मारती हैं। मैं बाहर की तरफ भागा। मेरी क्लास के बच्चों ने ये देखा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। कोई डरा हुआ है उसके बावजूद भी वो हिले तक नहीं, उन्होंने सवाल तक नहीं पूछा कि क्या हुआ सर। मैं बाहर की तरफ भागा जा रहा था। मुझे एक टीचर ने भी देखा, बिल्कुल स्तब्ध था, लेकिन मैं उससे डरा, वो मुझे पकड़ ना ले। ये सब पागल हैं, मैं पागल नहीं होना चाहता। मैं भागा, बहुत तेज भागा, और भागते भागते स्कूल के गेट के बिल्कुल पास पहुंचा। वहां स्कूल वैन थी और स्कूल वैन के ड्राइवर वहीं पर खड़े। वो ऐसे खड़े थे जैसे लाइन में किसी सैनिक को खड़ा किया गया हो, बिल्कुल सीधे। उनके पास से गुजर गया मैं। मुझे डर था कोई मुझे पकड़ ना ले, लेकिन गेट खुल नहीं रहा। किसी तरह से गेट खोला मैंने, और फिर मैं जंगल की तरफ पागलों की तरह भाग रहा। जानता था उन्होंने मुझे देख लिया है, अब मुझे ढूंढने के लिए आएंगे, मुझे पकड़ने के लिए आएंगे। इससे पहले मुझे पुलिस तक पहुंचना होगा, वरना मुझे भयानक सजा मिल सकती है। लेकिन अंधेरे में खास नजर ही नहीं आ रहा। रास्ता कहां पर है बाहर जाने का। भागते भागते जब मैं थक चुका था, एक पेड़ के पीछे मैं छिप गया, और तब मुझे प्रिंसिपल की आवाज सुनाई दी थी। विष्णु, कहाँ हो तुम? मैंने सुना तुम स्कूल से भाग गए। क्या हुआ? काम थोड़ा मुश्किल था क्या? बुरा लगा तुम्हें? मैं तर कांप रहा। मुंह पर हाथ रख लिया मैंने, सांस की आवाज भी उसे सुनाई ना दे। लेकिन वो प्रिंसिपल पागल था। सीधा चलता हुआ मेरे करीब आया और करीब आकर कहने लगा, विष्णु, उठो विष्णु। मैं डरा और भागने लगा। वो पीछे भागा नहीं, बल्कि आवाज लगाता रहा, विष्णु, मुझे समझाने का मौका दो। विष्णु देखो, भागो मत, यहां से भागो मत, मुझे समझाने का मौका दो। देखो, अगर तुम यहां से भागोगे तो तुम्हारी मां का इलाज नहीं होगा। समझने की कोशिश करो विष्णु। मैं तो भाग रहा था, लेकिन ये बातें भी मुझे समझ में आ रही। शायद यहां से भागने पर मेरी मां का इलाज ना हो, लेकिन अगर मेरी मां का इलाज हो भी गया तो अपने मरे हुए बेटे को मेरी मां देख तक नहीं पाएगी, क्योंकि जैसा ये स्कूल है, सभी के सभी सबूत मिटा दिए जाएंगे। जब मुझे सामने सड़क नजर आने लगी, कई किलोमीटर तक भागा था मैं, कई किलोमीटर तक सड़क नजर आई, लेकिन तभी कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। वो लोग काले कपड़ों में थे, मैं उनका चेहरा तक देख नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा कि अंदर पतले भी बहुत है। सूखी सूखी सी उंगलियां थी उनकी, लेकिन उन्होंने जैसे जकड़ा, मैं भाग ही नहीं पा रहा। धक्का दिया, लेकिन बाजू और टांगें अगर आपकी अच्छे से पकड़ी गई हों, आप कुछ कर नहीं सकते, और सामने वाला ताकतवर हो, आप क्या करेंगे। वो चलते चलते मुझे स्कूल के अंदर ले आए, एक जगह पर भी रुके नहीं, बिल्कुल मशीनों की तरह। फिर मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में फेंक कर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। प्रिंसिपल सामने था। फिर वो प्रिंसिपल कहने लगा, अरे तुम तो यहां से भाग कर जाने वाले थे, सबको बता देते, खुददार हो। मैं गिड़गिड़ाने लगा, सर मुझे माफ कर दो सर, सर मैं डर गया था, सर देखिए ये काम मैं नहीं कर सकता सर, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। तब प्रिंसिपल ने कहा, अब कुछ देखा या नहीं देखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ तो देख ही चुके हो। अब मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ पता लग ही गया होगा, अब जो नहीं पता है वो भी जान ही लो। मैंने कहा, सर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, बस मुझे काम पसंद नहीं आ रहा, मुश्किल है तो मुझे लगा मैं कोई और काम करता हूं, बस मुझे कुछ नहीं जानना सर। उसने कहा, नहीं, सब कुछ जानना होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, चलो मेरे साथ।
बच्चे को सूली पर चढ़ते हुए देखा तुमने? चलो मेरे साथ, फिर देखते हैं बाद में उसके साथ क्या हुआ। अरे चलो चलो, डरो मत, मैं दिखाता हूं तुम्हें। मुझे वो लेकर गया। मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं कह रहा था छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, लेकिन वो उस कमरे में लेकर गया। दीवार पर खून लगा हुआ था। वो बच्चा जिसके हाथ में कीले गाड़ी गई थी, हाथ से खून बह चुका था, सूख चुका था। वो एक बेंच पर बैठा हुआ, मुंह भी उसका फटा हुआ था, लेकिन अब जैसे फटा हुआ मुंह भी किसी तरह से उसने संभाला हुआ। बिल्कुल मरा हुआ लग रहा, लेकिन फिर भी जिंदा। कोई इतना खून बहने के बावजूद जिंदा नहीं रह सकता। फिर प्रिंसिपल ने कहा, बेटा देखो, विष्णु सर बुरा मान गए। विष्णु सर ने तुम्हें देखा, बताओ तो जरा, तुम्हारे साथ जो जो हुआ है तुम्हें बुरा लगा या नहीं? ये तुम्हारे साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बच्चा खड़ा हुआ और फिर कहने लगा, सर मुझे जो सज़ा दी गई है ये सज़ा बहुत ज़्यादा कम है, मैं इससे भी ज़्यादा सज़ा का हकदार हूँ। आप डरिए मत सर, मुझे तो अभी और ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ये सज़ा तो बहुत कम थी। मैं तो देखता रह गया। एक छोटा बच्चा जिसे ऐसी भयानक सज़ा दी गई है, वो सज़ा को सहने के बावजूद इतनी अच्छी बात कर रहा है। कैसे कर सकता है? हर किसी की हिम्मत टूट जाए, वो कैसे सह पाया ये सब? और फिर प्रिंसिपल ने कहा, बच्चों तुम भी अपने अपने बारे में थोड़ा बता दो, थोड़ी अपनी चोट सब दिखा सकते हो। एक ने अपना माथा दिखाया तो एक लड़की ने अपने कंधे जले हुए दिखाए। एक ने अपना कटा हुआ हाथ अपने हाथ में दूसरे में पकड़ा हुआ। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में था और तब मुझे प्रिंसिपल कह रहा था, अरे विष्णु मुझे नहीं पता था तुम कमज़ोर दिल वाले हो। अरे होता है ना, तुम एक अच्छे इंसान हो, ऐसा होता है, तुमने ज़िंदगी में पहले कभी खून नहीं देखा ना। मैंने कहा सर मुझे जाने दीजिए ना सर। उसने कहा जा सकते हो, लेकिन पूरी बात तुम्हें समझनी होगी। बच्चों को हम सज़ा क्यों देते हैं? तुम्हें यह बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये जानो कि ये बुरा नहीं है। चलो मेरे साथ, पूरी सच्चाई जानो, फिर तुम देखो सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और तुम यहाँ रह सकते हो या नहीं, माँ को तुम्हें बचाना चाहिए या नहीं। जानता हूँ तुम्हारा अहम तुम्हें जवाब दे रहा होगा कि गलत काम में तुमने हाथ डाला है, लेकिन गलत और सही का फैसला सब कुछ जानने के बाद करना। चलो मेरे साथ। वो मुझे स्कूल का गेट खोलकर बाहर लेकर गया और उसके बाद उसके साथ काले कपड़ों में एक आदमी था, बड़ा अजीब, वही जिनमें से एक ने मुझे पकड़ा था, और ये सब मिलकर मुझे लेकर आए थे वापस। स्कूल के बिल्कुल पीछे एक काली दीवार, ऐसी काली दीवार थी जैसे आसमान तक फैली हुई बहुत विशाल दीवार। वो मुझे खींच कर अंदर ले गया और फिर उसके पार मुझे नजर आया। पेड़ काले रंग के जले हुए थे, हवा में काले कण उड़ रहे, आसमान में चांद तो था, लेकिन चांद कुछ ऐसे आग लगी हो, अजीब सा चांद था वो, हमारा चांद नहीं। हर तरफ धुआं धुआं, रोशनी तो थी लेकिन खौफ भी था। वहां मुझे कई लोग नजर आए और उनमें से एक भी जिंदा नहीं लगा। फिर प्रिंसिपल ने कहा, ये मुर्दों की दुनिया है, देखो दूर दूर तक। जब भी हम मरते हैं हमारा अगला कदम यही होता है, हमारी आत्मा यहाँ पर आती है, अलग अलग दुनिया का सफ़र करती है हमारी आत्मा, तब जाकर शुद्ध होती है। ये देख लिया तुमने। अब जो तो थोड़ा कम बुरे हैं उन्हें छोटी मोटी सज़ा मिलती है, अगले जन्म में उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़े ना है उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा किया और फिर बचकर निकल गए, अगले जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा बुरा उनके साथ क्या हो सकता है। इसीलिए उन्हें एक शरीर दिया जाता है, बच्चे का शरीर। कई ऐसे जिन्होंने कई लड़कियों का रेप करके उन्हें मारा, कुछ ने कई लोगों की आंखें जला डाली केमिकल वेस्ट डालकर। ऐसे लोगों को एक शरीर मिलता है बच्चे का, और हम एक स्कूल की तरह
चलाते हैं उन्हें सज़ा देने के लिए। लेकिन हमारे विभाग ने बात की कि यहाँ सिर्फ मुर्दे ही नहीं होने चाहिए, जिंदा भी होना चाहिए, ताकि कुछ सिखाया भी जा सके। कम से कम उन्हें इतना पता हो कि उन्होंने क्या गलती की, नैतिक शिक्षा क्या होती है, सभ्य तरीके से रहना क्या होता है। अब चलो स्कूल में। वो प्रिंसिपल मुझे स्कूल में लेकर गया। फिर उसने उंगली ऊपर की और मुझे वो बच्चे बड़े नजर आने लगे, जैसे कुछ 90 साल के, कुछ 20 साल के, कुछ 50 साल के। और फिर प्रिंसिपल ने कहा, वो सबसे पीछे वाला वही बच्चा था ना जिसके हाथ में कीले गाड़ी गई थी, देखो उसकी उम्र 60 साल थी। 150 लोगों को मारा इसने। जिसको मारता था अपने घर के पीछे बड़ी जमीन में दफना दिया करता था। और पता है तुम्हें, वो किसी को भी आसानी से नहीं मारता था। पहले कमरे में रखता था, देखता था कि भूख से कितने दिन जिंदा रहा जा सकता है। ना पानी देता, ना खाने को देता। लोग तड़पते थे जब तक मरते नहीं। जब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती, ये कमरे में जाकर उनकी बाजुओं को, टांगों को काटा करता था। मजा आता था इसे, इसीलिए इसे शरीर मिला है। अब ये शरीर जलाया जाता है, गोदा जाता है, इसे दर्द होता है शरीर में, लेकिन फिर शरीर ठीक होता है। ये मरता नहीं, लेकिन सजा को भुगतता है। जब तक इसकी सजा पूरी नहीं होती, वो दर्द ये नहीं सहता, तब तक इसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां जो सजा मिल रही है वो बच्चों को नहीं मिल रही, ये उन गुनहगारों को मिल रही है। मरने के बाद भी आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। यहां जितने भी बच्चे हैं जो तुम्हारी क्लास में भी हैं, ये श्रेणी दर श्रेणी अपनी सजा भुगतते भुगतते अंत तक पहुंचते हैं। और फिर इनकी आत्मा को शांति मिलती है, आज़ादी मिलती है, और फिर यहाँ से ये अगली दुनिया में जाते हैं। हमारा काम आत्मा को शुद्ध करना है, ताकि जो जिंदगी में करके आए हो उसकी सज़ा भी पूरी मिले। अब बताओ, तुम ये काम करना चाहते हो या नहीं? तुमने कुछ भी बुरा नहीं देखा, ये इनकी सज़ा है जो इन्होंने किया है। यहाँ एक भी बच्चा मासूम नहीं है। मैं देखता रहा, जिसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे एक किताब दी थी। उस किताब को अगर मैं खोलूं, मेरे सामने जो बच्चा है मैं उसकी जानकारी किताब में पा सकता हूं। मुझे एक तस्वीर नजर आती पूरी की पूरी, जैसे मैं उस जगह पहुंच गया हूं। फिर वो कैसे लोगों को मारता था या मारती थी ये मुझे नजर आता। देख नहीं पाया मैं। फिर लगा ये सज़ा ज़रूरी है। हम बुरा करते हैं तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इस तरह मैं उस स्कूल में 6 महीने तक रहा था और फिर मुझे बताया गया कि मैं अब और समय तक यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। और जब मैं उस स्कूल से बाहर गया, पीछे से ये स्कूल गायब हो चुका था, जैसे यहाँ पर ये स्कूल मौजूद हो ही ना। लेकिन मेरी माँ का इलाज हो चुका था। भले ही वो मुर्दा थे, लेकिन अपना वादा पूरा निभाते थे। उसके बाद उस स्कूल को मैंने कभी नहीं देखा, उन लोगों को मैंने कभी नहीं देखा। ना ही ये बात मैं किसी और को बताना चाहता था, लेकिन इतना हर किसी को ज़रूर कहता हूँ, जैसा हर धर्म में लिखा गया है कि आप जिंदगी में जितना बुरा काम करते हैं, मरने के बाद आपको वैसी सज़ा ज़रूर मिलती है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो सुधर जाइए। मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ, सज़ा जैसी मिलती है उससे बचा नहीं जा सकता।